नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 6 सितंबर और 6 सितंबर के एसएससी एमटीएस के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम और समाप्त हो चुका है। तो अभी हम इसके एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था आज कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है। तो इनका संबंध है वो बांसुरी वादन से है। ये महान बांसुरी वादक थे। और आप ये पूछ सकते हैं कि इन्हें पुरस्कार कब मिला गया था। तो आप ये याद रखिएगा कि एसएससी है वो पुरस्कार से प्रश्न बहुत बार पूछती है, जो बहुत बार क्या प्रत्येक बार ही पूछती है। तो आप जो भी आप बांसुरी वादन या फिर जो भी व्यक्ति महान व्यक्ति क्वेश्चन बनते हैं तो उनके बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ें। आप एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन है जो कंप्लीट डिटेल उनके बारे में पढ़ लीजिए। आपको वहाँ से क्वेश्चन बाहर आने की संभावना नहीं मिलेगी आपको। वैसे भी हमने एक पीडीएफ दे रखी है आपको, उसमें लगभग 2000 से ज़्यादा 2000 के आसपास क्वेश्चन है, तो वो देख लीजिएगा। 2023 के जितने भी एसएससी एग्जाम हुए हैं उन सभी में है, सभी के एग्जाम के क्वेश्चन है वो उसमें इंक्लूड है। तो आप वो जरूर देखिएगा पीडीएफ। तो बात करते हैं हरिप्रसाद चौरसिया का है वो 1992 में वो पद्म भूषण और 2000 में वो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और बात करें अगला प्रश्न की, तो शिव कुमार शर्मा का संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है। तो शिव कुमार शर्मा का संबंध है वो संतूर वादन से है। तो ये महान संतूर वादक थे। ये क्वेश्चन है वो एसएससी के लिए कॉमन क्वेश्चन है। ये प्रत्येक 2-4 क्वेश्चन 2-4 शिफ्ट छोड़ के वो क्वेश्चन पूछती है। ये शिव कुमार हरिप्रसाद चौरसिया जैसे कथक नृत्य से बिरजू महाराज, ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है उनके लिए। तो बात करें संतूर क्या होता है, तो संतूर है वो एक लंबवत चतुर्भुज के आकार का एक डल सिमर यानी पियानो के प्रकार का छोटा सा बक्स बाजा होता है, जो अक्सर अखरोट की लकड़ी से बना होता है। और इसमें 72 तार होते हैं जो कि नाजुक नक्काशीदार लकड़ी की मुगरी या मिलेट से टकराते हैं। तो ये संतूर होता है। तो इनका संबंध जम्मू कश्मीर से है, संतूर वादक से। और बात करें कुछ महत्वपूर्ण वाद्य और वादक के बारे में, तो सारंगी है उसके महान वादक है वो उत्पालु श्रीनिवास है। और सितार के पंडित रविशंकर हैं। वीणा के है वो असद अली खान है। सारंगी के उस्ताद सुल्तान खान। तबला के उस्ताद जाकिर हुसैन। बांसुरी के है वो हरिप्रसाद चौरसिया। तो आप ये इतने याद कर लीजिएगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एसएससी यहाँ से मतलब छोड़, यहाँ से मान लीजिए आप 3-4 शिफ्ट छोड़ के 1-2 दिन छोड़ के दोबारा प्रश्न पूछ ही लेती है। तो आप ये इतने ना याद जरूर करके कीजिएगा। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आपको पीडीएफ दे दी जाएगी आपको टेलीग्राम पे, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप वहाँ से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि छऊ नृत्य का संबंध है वो किस राज्य से है। तो वैसे तो छऊ नृत्य है वो 2-3 राज्यों में है, लेकिन पश्चिम बंगाल ऑप्शन में दिया हुआ तो इसका तो पश्चिम बंगाल इसका उत्तर हो जाएगा। बात करें छऊ नृत्य की, तो छऊ नृत्य है वो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में त्योहारों के दौरान किया जाता है। छऊ नृत्य की उत्पत्ति है वो पुरुलिया जिले से हुई है और फसल उत्सवों के दौरान यह किया जाता है। तो आपसे यही प्रश्न पूछते हैं कि कौन सा नृत्य है वो फसल उत्सव के दौरान करते हैं, तो छऊ नृत्य है। और छऊ नृत्य के वो 3 प्रकार है, सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ और पुरुलिया छऊ। छऊ नृत्य है वो महाकाव्यों, स्थानीय लोक कथाओं और अमृत विषयों की प्रस्तुत करता है। पहले 2 प्रकार में मुखौटों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त है वो किसने शुरू किया था। तो स्थायी बंदोबस्त है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। कब किया था, तो 1793 में। बात करें कि स्थायी बंदोबस्त क्या था कंप्लीट इसके बारे में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने है वो 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। स्थायी बंदोबस्त एक समझौता था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने के लिए एक स्थायी व्यवस्था के लिए किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया था और उन्हें विरासत में जमींदारी अधिकार दिए गए थे। उन्होंने भूमि खरीदने और बेचने की अनुमति भी जमींदारों को दे दी थी। और
स्थायी बंदोबस्त का उद्देश्य था वो इजारेदारी व्यवस्था के दोषों को दूर करना था। तो ये स्थायी बंदोबस्त नीति थी, उसको किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। अगला क्वेश्चन है कथक नृत्य से संबंधित कलाकार कौन कौन है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, ये आप याद कीजिएगा। ये जो भी क्वेश्चन आपके नाम बता रहा हूँ मैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है। तो कथक नृत्य के प्रमुख कलाकारों के बारे में बात करें, या फिर क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया हुआ था कि निम्न में से कथक से संबंधित कलाकार कौन सा है, ऐसा कुछ था। तो हम बात करते हैं कथक के प्रमुख कलाकारों की। तो पंडित बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, सितार देवी, पंडित लक्ष्मण महाराज, पंडित कार्मिक राम, पंडित फुर्ती महाराज, फिरतू महाराज और पंडित कल्याणदास महंत, पंडित बरमनपाल। तो लगभग जिनके महाराज लगा हुआ हो या फिर जिनके अंत में महाराज लगा हो और पहले पंडित लगा हो, वो लगभग है वो कथक गाने से संबंधित है, कथक नृत्य से संबंधित है। और कथक है वो उत्तरी भारतीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पन्न हुआ। कथक शब्द है वो कथा से आया है जिसका अर्थ है कहानी। कथक शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र रूप है जो हिंदुस्तानी या उत्तरी भारतीय संगीत से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि जूनियर पुरुष हॉकी कप 2023 है वो किसने जीता था? तो ये कप है वो इंडिया ने जीता था, यानी भारत ने जीता था। और भारत ने 2023 पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब जीता और भारत ने वो फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से हराया था। यह भारत का चौथा खिताब था। इससे पहले भारत ने है वो 2004, 2008, 2015 में भी जूनियर एशिया हॉकी कप का खिताब जीता था। पाकिस्तान ने 1987, 1992, 1996 में 3 बार टूर्नामेंट जीता हुआ है और भारत ने 4 बार जीत लिया है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द फॉल ऑफ ए स्पैरो किसकी आत्मकथा है? तो यह है आत्मकथा है वो तो सलीम अली की आत्मकथा है। इसके बारे में कंप्लीट बात करें तो द फॉल ऑफ ए स्पैरो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी है वो सलीम अली की आत्मकथा है। अली ने है वो 1985 में अपनी आत्मकथा लिखी थी और अली ने अपनी आत्मकथा में बताया था कि कैसे बचपन में पीली गर्दन वाली गोरैया को मारने की घटना से उन्हें पक्षी विज्ञान की प्रेरणा मिली थी और यह एक असामान्य करियर चुनाव था, खासकर उस समय एक भारतीय के लिए। और अली ने अपनी आत्मकथा में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में भी लिखा है जिसमें संरक्षण से संबंधित गतिविधियों की महत्ता का उल्लेख किया है। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है कि रिखम पाड़ा नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है वो अरुणाचल प्रदेश से है। कुछ महत्वपूर्ण राज्यों से कुछ महत्वपूर्ण जो कि नृत्य दिए हुए हैं, ये आपको जब बताने बैठूंगा तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा राज्यों का और उसके आगे जो नृत्य दिए हुए उनका। तो आप स्क्रीनशॉट या तो स्क्रीनशॉट ले लो अभी, या फिर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम से, वहाँ से जाके आप इसको सारे को देख लीजिएगा। इतना बताऊंगा तो आपको कम से कम 2 से 5 मिनट खराब हो जाएंगे, तो आप जरूर पढ़िएगा, आप खुद से एनालिसिस कीजिएगा। मैं PDF में प्रोवाइड करवा दी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 19D है वो किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है वो निवास करने, भारत में है वो निवास करने और बस जाने का प्रत्येक नागरिक को अधिकार है। तो ये है वो स्वतंत्रता के अधिकार को संबंधित है अनुच्छेद 19 से। तो इसके अनुच्छेद 19D के तहत है वो भारत का कोई भी व्यक्ति है वो कहीं भी कोई से भी राज्य में जाकर निवास कर सकता है और वहाँ पे जाके बस सकता है। कुछ जैसे जम्मू कश्मीर है वहाँ थोड़ा अलग है धारा 370 के तहत या फिर कुछ और, लेकिन बाकी सभी राज्यों में है वो प्रत्येक व्यक्ति जाके बस सकता है और निवास कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य कौन नामित करता है? तो राज्यसभा के सदस्य वो राष्ट्रपति नामित करते हैं। बात करें इसके बारे में कंप्लीट तो भारत के राष्ट्रपति है वो राज्यसभा के 12 सदस्यों को नामित करते हैं। इन सदस्यों को नामित सदस्य कहा जाता है और भारत राज्यसभा में है वो अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 238 सदस्य है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और शेष 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। 10 सदस्य है वो राष्ट्रपति है वो कला एवं अलग क्षेत्र होते हैं वहाँ से नामित करता है और 2 है वो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन जो व्यक्ति होते हैं उन्हें नामित करता है। अगला क्वेश्चन था
कि निम्न में से राजस्व व्यय का उदाहरण है, यानी राजस्व यानी सरकार के द्वारा सरकार के जो भी धन होता है उससे व्यय होता है, उसका उदाहरण क्या है। तो ऑप्शन में था कि कर्मचारियों को जो वेतन देते हैं, जो सरकारी व्यक्ति होते हैं, सरकारी कर्मचारी उनको तनख्वाह देते हैं, तो वो सरकार के खजाने से दी जाती है, तो उसे राजस्व व्यय कहते हैं। बात करें राजस्व व्यय की कुछ उदाहरण की, तो राजस्व व्यय के कुछ उदाहरण की बात करें तो जैसे कर्मचारियों को वेतन देना, मजदूरी, पेंशन जैसे विधवा पेंशन और जो ओल्ड पेंशन, जो पेंशन होती है जैसे रिटायरमेंट के बाद पेंशन, सब्सिडी, ब्याज का भुगतान, संपत्ति की मरम्मत और रखरखाव, उपयोगिता खर्चे, बिक्री का खर्चे, किराए का खर्च, ये सभी है वो राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। राजस्व व्यय है वो किसी परिसंपत्ति को हासिल करने या खरीदने के लिए उपयोग की जाने वाली लागत से भिन्न है। राजस्व व्यय वो दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक अल्पकालिक व्यय है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 1906 में है वो स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा कि 1906 में जो कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसमें है वो स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। और किसने किया था और क्या किया था, तो इसके बारे में कंप्लीट बात करें तो दादा भाई नौरोजी है, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे। उन्होंने स्वराज की मांग राष्ट्रीय मांग के रूप में मांगा था और कलकत्ता अधिवेशन तो था उसमें उसकी मांग उठी थी। और स्वराज का अर्थ है कि स्वशासन। नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वराज का व्यक्त किया था। स्वराज शब्द का पहला उद्घोष है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष ने भी स्वराज की बात कही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि भारत के टॉप राज्यों में से निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है या फिर है। क्वेश्चन की भाषा हमें क्लियर नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन यही पूछा गया था भारत के टॉप गरीब राज्य हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन था। तो बात करें भारतीय टॉप गरीब राज्यों की, टॉप 10 गरीब राज्यों की, तो बिहार, झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ऐसे राज्य हैं जो कि भारत के टॉप 10 गरीब राज्य हैं। बात करें बिहार की, तो बिहार है वो उच्चतम जनसंख्या घनत्व है, यानी कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, कम साक्षरता दर है, सबसे कम अपर्याप्त बुनियादी ढांचे हैं, खराब प्रशासन और समिति औद्योगिक विकास जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है बिहार को। ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है, तो बिहार का है। सबसे कम साक्षरता दर जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार तो वो भी बिहार है। तो ये बातें हैं वो बिहार के बारे में है, जो नेगेटिव बातें हैं। बात करें केरल की, तो केरल है वो 0.55% के साथ लगातार दूसरी बार देश का सबसे कम गरीब राज्य बनकर उभरा है। केरल का एर्नाकुलम जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जहां शून्य गरीबी है, तो केरल सबसे टॉप पे है। बात करें इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन था कि मिस स्पेल्ट ऑफ कॉम्पिटेंट है, तो कॉम्पिटेंट की स्पेलिंग दी थी और इसका सही मीनिंग पूछा था कि क्या सही स्पेलिंग होगा। अगला क्वेश्चन था कि मिस स्पेल्ट ऑफ डिस्टिंग्विश्ड, तो इसका कुछ सही मीनिंग पूछा था। अगला क्वेश्चन था कि आइटम फ्रेज से कि आइटम ऑफ बी लाइक चाल्क एंड चेस, तो इसका उत्तर होगा कि बी अनेबल टू जज और अप्रिशिएट इम्पोर्टेंट डिफरेंस। अगला क्वेश्चन था कि वन वर्ड अबाउट रिलीजियस स्टडी, यानी कि जो धर्मों की स्टडी होती है, धर्मों के अध्ययन होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो धर्मों के अध्ययन के बारे में जो अध्ययन स्टडी होती है उसे कहते हैं थियोलॉजी कहते हैं, धर्मों के स्टडी, रिलीजन स्टडी को कहते हैं। एक क्वेश्चन था कि एंटोनियम ऑफ पीरियोडिक का मतलब होता है नियतकालिक, तो इसका एंटोनियम यानी विलोम शब्द होगा कंसल्टेंट, अनयूजुअल, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा है, आप अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमसे जो क्वेश्चन छूट गए हैं, हमने लगभग सारे क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है, फिर भी कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं या फिर आपका कुछ ओपिनियन है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से जाके वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। और एक और बात,
जो विद्यार्थी आगे एग्ज़ाम है तो वो ये PDF ज़रूर देखिए जाइएगा। और हमने वो इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए थे 2023 में SSC के, उन सभी का एक PDF बनाया है, सेपरेट वो एक बड़ा PDF बनाया है। उसमें लगभग 1800 से ज़्यादा क्वेश्चन की हमने बात की है। तो वो क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, वो PDF देखा जाइएगा, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी पिन की हुई। आप अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस PDF से है वो 10 से 12% आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, अभी लास्ट टाइम बचा है, तो जितना याद आपने किया है वो उतना काफ़ी होगा। और वो PDF देख लेंगे तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा सारे क्वेश्चन, और आपको पता भी चल जाएगा कि पैटर्न क्या है और क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या क्या पूछ रहे हैं। तो उसी से आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी से ही प्रश्न पूछ रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपका बहुत बहुत आभार।